नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे चैनल का जो इंट्रोडक्शन था, उसमें देखा कि हम लोग जो है पॉलिटेक्निक के फर्स्ट से लेकर के 6th सेमेस्टर तक के जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सिविल ब्रांच का हो या फिर इलेक्ट्रिकल का हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अभी शुरुआत हम सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं। आगे जो है धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम लोग सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल या फिर उसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल कह लीजिए, इसको देखेंगे। मोटे तौर पे समझिए, इनका आज इंट्रोडक्शन देखा जाएगा कि बेसिक तौर पर हम कौन कौन सी सामग्रियों का जो है संरचनाओं के निर्माण में प्रयोग करते हैं, पुरानी जो संरचनाएं हैं और आज की जो संरचनाएं हैं उनमें मूलभूत अंतर क्या है, क्या कारण है कि भारत अभी भी संरचनाओं के निर्माण में उस तकनीकी को हासिल नहीं कर पाया है जो बाहरी देश हासिल कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए जो है हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर सिविल बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि जो पुरानी संरचनाएं थीं वह और आज की संरचनाओं में मूलभूत अंतर क्या है। तो सबसे पहले पुरानी जो संरचनाएं होती थी उनका जो निर्माण था वह तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर होता था, किंतु आज हम इतने प्रयोग कर चुके हैं, इतने मानक बना चुके हैं। आप जानते होंगे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे कोड होते हैं। जैसे अगर आप आरसीसी पढ़ेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000, ऐसे तमाम कोड हैं। ये सब अनुभवों और प्रयोगों के आधार पर तैयार किए गए मानक होते हैं। हमें आज के समय में कोई विशेष धीरे धीरे जो रिसर्च हो रहे हैं उनको छोड़ करके सामान्य तौर पर जो इंजीनियरिंग की शाखाएं हैं उनमें इन्हीं मानकों के अनुरूप जो है हम संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इसके लिए कोई विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। किंतु जब शुरुआत जब सिविल इंजीनियरिंग की हुई या फिर जब शुरू में भवनों का निर्माण हुआ करता था, तो उस समय सिर्फ ट्रायल एंड रैंडम मेथड पर ही संरचनाओं का या भवनों का निर्माण किया जाता था। ट्रायल एंड रैंडम मेथड का मतलब क्या है? ट्रायल एंड रैंडम मेथड, इसके अंतर्गत ये होता था, जैसे अगर कोई संरचना का निर्माण करना है तो पहले के समय में ऐसा कोई लिखित लेख नहीं होता था कि उनमें कुछ मानक लिखे हुए हैं, उन मानकों का प्रयोग करके हम संरचनाओं का जो है एक सफल संरचना का निर्माण कर सकें। तो ऐसे में लोग ट्रायल करते थे। ट्रायल ये कि उस समय की जितनी भी संरचनाएं बनी होती थी जिन जिन क्षेत्रों में, उन संरचनाओं में कमियों को ढूंढते थे कि इन संरचनाओं में क्या कमियां हैं। उन कमियों को देखा, उसको उसके बाद बनने वाली संरचनाओं में उन कमियों को सुधार किया, तो वह संरचना प्राप्त हुई। धीरे धीरे यह स्टेप बढ़ता चला गया। अगली संरचना बनी तो जो कमियां दूसरी वाली में थी उसको सुधार करके तीसरा बनाया गया, तीसरी में जो कमियां थी उनको सुधार करके चौथा बनाया गया। तो धीरे धीरे उनका जो तकनीकी अनुभव है वो बढ़ता चला गया। किंतु इन समय की संरचनाओं में एक अंतर ये है, हम आज तक उन चीजों के लेख नहीं प्राप्त कर पाए हैं कि उस समय प्राचीन समय में जो संरचनाएं बनती थी वह किन मानकों पर बनती थी, उस समय कौन सी तकनीकी यूज की जाती थी, ताकि आज देखिए इतनी बड़ी बड़ी जो संरचनाएं हैं खड़ी हैं, जैसे ताजमहल है, मिस्र के पिरामिड्स हैं, पीसा की झुकी मीनार है, इसमें प्रयोग की गई तकनीकी का कोई विशेष आधार नहीं है। क्यों? इसका कारण ये है कि यह लोग ट्रायल एंड रैंडम मेथड पर संरचनाओं का निर्माण करते थे और अंत में उनके अनुभव इतने बढ़ जाते थे कि वह एक सफल संरचना का निर्माण कर लेते थे। तो ऐसे में ट्रायल एंड रैंडम मेथड के आधार पर ही हो पाता था, इसलिए वह इस तकनीकी को एक विशेष मानक तक नहीं पहुंचा पाते थे, जिसके कारण से वह अपने तकनीकी ज्ञान को एक विशेष विषय के रूप में जो है प्राथमिकता नहीं दे पाए। इसलिए उस समय की तकनीकी को जो है हम आज समझ नहीं पा रहे हैं। अन्यथा जो तमाम संरचनाएं बनी हुई हैं प्राचीन समय की, उनकी जो रहस्यमयी स्थितियां हैं, रहस्यमय ज्ञान है, उसको हम आज समझ लिए होते हैं। लेकिन आज हम उस आधार पर या उस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि संरचनाओं के निर्माण के लिए तमाम मानक बन गए हैं, इतने प्रयोग हो चुके हैं कि उनको हम लोगों ने एक विषय के रूप में, उस तकनीकी ज्ञान को एक विषय के रूप में हम लोगों ने प्राथमिकता दे दी है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे जितने भी मिसकेलोनियस मटेरियल्स हैं, जैसे ग्लास देखें, एस्बेस्टस देखें, एल्यूमिनियम देखें, थर्माकोल देखें, तो आज हम इतने प्रयोग कर चुके हैं
कि हम थर्माकोल के निर्माण की सारी प्रक्रिया को देख सकते हैं, उसके निर्माण में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनको देख सकते हैं। तो यह सिर्फ हमारे द्वारा किए गए तकनीकी ज्ञान को एक विषय के रूप में प्राथमिकता देने का ही आधार है, या फिर एक रास्ता था कि हम आज इस तकनीकी ज्ञान को जो आज के समय में यूज हो रही है या आज से 200-300 साल पहले तकनीकी यूज हुई है उसको आज हम पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। लेकिन आज से 600 साल पहले या 700 साल पहले की जो इमारतें हैं, संरचनाएं हैं, उनके इस तकनीकी ज्ञान को विषय के रूप में प्राथमिकता न देने के कारण से हम उनकी तकनीकी को समझ नहीं पाए। तो चलिए, ये जो था हमारा बेसिक तौर पर पुरानी संरचनाएं और आज की संरचनाओं में अंतर है। और पुरानी संरचनाएं जो बनती थी उनमें कोई, जैसे अगर उदाहरण देखें किले की बात कर लें, किले या फिर जो दुर्ग बनते थे, आप अगर देखें तो आज के समय में बनाने को तो ये भी पत्थर और ईंटों की सहायता से बनाए जाते थे, लेकिन आज हमारा यह है कि अनुभव पे बनते थे, जिसके कारण से अगर इनमें ईंट यूज भी होती थी तो ईंट की साइज कितनी होती थी इसका कोई निश्चित आकार नहीं था। लेकिन आज जब हम तकनीकी ज्ञान को जान चुके हैं कि कितनी साइज की ईंट हमारे संरचना को एक प्रभावी निर्माण दे सकती है, तो हम एक नॉमिनल या मॉड्यूलर साइज की ईंट को जो है बनाने में सक्षम हो गए। नॉर्मली अगर आप ईंट की साइज ब्रिक्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ईंट की जो साइज हम लेके चलते हैं 20 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, 10 सेंटीमीटर जो होती है उसकी चौड़ाई होती है और 10 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है। यह मोर्टार के साथ या फिर मोर्टार के साथ जो है इसका साइज है। अगर इसके नॉमिनल साइज को हम देखते हैं तो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर दिया जाता है। किले या दुर्ग की अगर हम बात करें, चलिए इसमें अंतर देख लेते हैं किले और दुर्ग में क्या होता है। किले जो है हम सभी लोग जानते हैं राजा महाराजा और शासकों के रहने के लिए बनाए जाते थे, काफी चौड़े और मजबूत होते थे। इसमें किलों में कई गुप्त दरवाजे बनाए जाते थे ताकि आपातकाल की स्थिति में या फिर कभी अगर युद्ध की स्थिति आती है तो शासक जो होते थे वह सुरक्षित उन गुप्त रास्तों से बाहर निकल जाते थे। इन किलों की सुरक्षा के लिए ये दुर्ग निर्माण किए जाते हैं। दुर्ग बेसिक तौर पर किले के चारों तरफ से एक मोटी और चौड़ी दीवार बनाई जाती थी, जो युद्ध के समय या फिर जब राजा पर या शासक पर आक्रमण होते थे तो ये दुर्ग जो होते थे वह राजा को बचाते थे, शासक को बचाते थे। तो अब जो है ये हमारा पुराना इतिहास था बिल्डिंग मटेरियल या फिर समझ लीजिए संरचनाओं के निर्माण का, भवनों के निर्माण का। अब हम देखते हैं कि पहले के समय में जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग की संरचनाएं रही, भवन निर्माण की संरचनाएं रही हैं, उसमें अगर हम देखें तो वह एक कला था। कुछ ही लोग थे जो उन क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, क्योंकि सब कोई उस कला को नहीं जानता था। लेकिन धीरे धीरे जब उस तकनीकी ज्ञान को एक विषय के रूप में प्राथमिकता देते चले गए, लोग उसका अध्ययन करते चले गए, तो लोगों को उस तकनीकी ज्ञान का पता चलने लगा, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। और आज के समय में तमाम वास्तुविद, इंजीनियर्स जो है उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसके कारण से वह कला मीन्स भवन निर्माण जो है जब एक कला का रूप था तब, और आज भवन निर्माण या फिर सिविल इंजीनियरिंग जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वह एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। इसके लिए कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो भवन निर्माण जो कि एक कला का रूप था आज व्यवसाय का रूप लिया। अब हम देखेंगे कि कला से व्यवसाय के रूप धारण करने के पीछे कौन कौन से कारण थे। तो चलिए देखते हैं इसको। भवन निर्माण के कला से व्यवसाय का रूप लेने का कारण, कला से व्यवसाय का रूप लेने का कारण, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से यह कला आज व्यवसाय का रूप ले चुका है। पहला कारण यह है तकनीकी ज्ञान को विषय के रूप में प्राथमिकता देना, विषय के रूप में प्राथमिकता। दूसरा ये है काम ज्यादा श्रमसाध्य, समय लेवा एवं श्रमसाध्य होना, समय लेवा एवं श्रमसाध्य होना। मतलब ये कि सिविल इंजीनियरिंग कार्य में समय ज्यादा लगता है, संरचनाओं के निर्माण में समय ज्यादा लगता है और ये काफी मेहनत का काम होता है। तीसरा ये आज के समय में, पहले के समय में लोग कृषि पर निर्भर थे, जिसकी वजह से लोग संरचनाओं के निर्माण में खुद की अपनी एक भागीदारी सुनिश्चित कर पाते थे। लेकिन आज जब लोगों का जीवन पूर्ण रूप से बदल चुका है, लोग रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, लोग नौकरी पेशा कर रहे हैं, तो ऐसे में लोग ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के पास इतना पर्याप्त समय नहीं है
कि वो संरचनाओं के निर्माण में खुद की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। तो ऐसे में लोग कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से या फिर निविदा कोटेशन के माध्यम से संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो है व्यवसाय का रूप समय की कमी एक कारण हो सकता है, जिसकी वजह से कला जो है व्यवसाय का रूप ले चुका है। अगला ये चौथा मांग ये कि लोगों की हर एक व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि उसका जो भवन हो आकर्षक हो, सुंदर हो, बड़ा हो, ताकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा जो हो बनी रहे। तो ये 4 कारण मुख्य तौर पर हैं जिनकी वजह से जो है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो मुख्य तौर पे हम 4 कारणों की जो है चर्चा कर रहे हैं, जिसके कारण से भवन निर्माण जो कभी कला हुआ करता था, बहुत सीमित लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, आज व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है। अब जो है आगे हम इसमें और चीजें भी देखेंगे, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है बिल्डिंग मटेरियल या फिर जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल कि बिल्डिंग मटेरियल जो है उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया। पहला है केमिकल टेक्सच्योर के आधार पर। केमिकल टेक्सच्योर के आधार पर इसमें क्या है, पहला हमारा होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, दूसरा हमारा होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें आ जाएगी हमारी, यदि हम बात करते हैं मड आ जाएगा, ब्रिक आ जाएगा, स्टील आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन इनऑर्गेनिक में हमारा सीमेंट, लाइम, जिप्सम, ये सारी चीजें आती हैं। तो केमिकल टेक्सच्योर के आधार पर मींस रासायनिक बनावट के आधार पर 2 प्रकार के हमारे बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, एक होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। जो वर्गीकरण कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल का वो होगा नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। तो इसमें एक होता है सॉलिड मटेरियल्स। सॉलिड मटेरियल्स में क्या आते हैं, जैसे यदि हम बात करते हैं ब्रिक आ जाएगा, स्टोन्स आ जाएंगे, ब्रिक, स्टोन्स, और भी यदि हम देखें स्टील, टिम्बर, ये सारी चीजें जो है आ जाएंगी। दूसरा हमारा होता है सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल या फिर इसको बाइंडिंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। बाइंडिंग मटेरियल मतलब ये कि जो जैसे यदि हम मसाला ही बना रहे हैं, मोर्टार बना रहे हैं, तो बालू, गिट्टी, सैंड है और स्टोन्स है या फिर एग्रीगेट है, इनको बांधने के लिए इनके बीच आकर्षण हो, आपस में जुड़ सके, इसके लिए जो मटेरियल यूज किए जाते हैं उनको सीमेंटिंग मटेरियल या बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। इसमें हमारा सीमेंट आता है, लाइम आता है, ये सारी चीजें आती हैं। तीसरा हमारा होता है प्रोटेक्टिव मटेरियल, PROT, प्रोटेक्टिव मटेरियल, या फिर इनको कह दें हम डेकोरेटिव मटेरियल भी कहते हैं। डेकोरेटिव मीन्स सुरक्षा देने वाले जो मटेरियल हैं या फिर सजावट के जो मटेरियल हैं, जैसे संरचनाओं के निर्माण होने के बाद हम प्लास्टर घर में जो पेंटिंग करते हैं, वार्निश लगवाते हैं, ये सारी चीजें। तो पेंट्स आ जाएंगे, पेंट्स, वार्निश, ये सारी चीजें जो होती हैं हमारे प्रोटेक्टिव एंड डेकोरेटिव मटेरियल हैं। यानी केमिकल टेक्सच्योर के आधार पर 2 होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगला जो नेचर के आधार पर होता है वो होता है सॉलिड मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल, और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव या डेकोरेटिव मटेरियल। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और ये जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, ये सेमेस्टर एग्जाम में भी जो है कई बार पूछा जाता है, तो ऐसे में इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम जो है अभी इंट्रोडक्शन की जो चीजें महत्वपूर्ण है मोटे तौर पे सामग्री के विषय में जो है जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।